जी वालेकुम सलाम जी, सर आ रही। ठीक है। अच्छा इससे पहले हमारी हंटिंग का जो रोड मैप था वो क्लियर हो गया। और मैं आप सबको इस सेशन से पहले वही एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं जनाब वो नहीं आ रहा, हमारे पास प्रोडक्ट नहीं मिल रही। तो मैं उनको कहता हूँ यार कि आप प्रैक्टिस कर लें बड़ी दबा के, वो बड़ी ज़रूरी है। जब मार्केट के अंदर कल को जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है इसी क्राइटेरिया की प्रोडक्ट आपको हंट करनी पड़े, मे भी पॉसिबल है इससे लो क्राइटेरिया की प्रोडक्ट हंट करनी पड़े। वो कैसे? लाइक एक कस्टमर आता है और आपको कहता है आके कि यार मुझे एक प्रोडक्ट दे दें जो इसकी ना लिस्टिंग बस न्यू ना हो, रेवेन्यू भी बेशक कम हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइस कम हो, मुझे बस ये दो तीन चीजें फुलफिल करके देते हैं। क्राइटेरिया कम हो गया ऑटोमेटिकली। मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, ये जो मैंने अभी प्रोडक्ट आपको बताई है तो 500 600 450 $100 की जो है ना वो प्रोडक्ट है 450 डॉलर्स की जो इस क्राइटेरिया पे हंट होती है। इसके अलावा अभी हम जो अभी मेरी अपनी एक लॉन्च हमने की है, मैंने तो नहीं की, टीम ने किया है, 8.5 लाख रुपए में यूके में टोटल बजट उस लड़के का 8.5 लाख रुपए था। आप खुद सोचें 6 लाख में होलसेल होता है, 8.5 लाख रुपए में आपको पीएल करा कर देना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। लेकिन सर आवाज ब्रेक हो गई थी। हाँ जी, अब आ रही है ठीक से? सर जरा शुरू। हाँ। आपने इसी बेटी से कनेक्ट किया? हाँ, एक सेकंड यार, 2 मिनट वेट। कनेक्शन उतार के ना 4G के साथ, 4G है, हाँ उससे करें। नहीं नहीं, आप करें, आप करें वो। हाँ जी, अब आ रही है आवाज जी ठीक से? दिशान भाई आ रही है अब आवाज ठीक से? जी सर अब आ रही। अच्छा। फोर 8.5 लाख रुपए में प्राइवेट लेबल करा देना जिसमें अकाउंट क्रिएशन भी है, बड़ा मुश्किल काम है। अब मुझे बताएं क्या उस बंदे का क्राइटेरिया वही होगा जो क्राइटेरिया आपका था? कभी भी नहीं। 5,000 रेवेन्यू वाली प्रोडक्ट वो कहाँ से लेकर आएगा? जिसका रेवेन्यू इतना ज्यादा होगा उसकी इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगी डेफिनेटली, या तो प्रोडक्ट थोड़ी महंगी होगी या आपको इन्वेंट्री में ज्यादा भेजनी पड़ेगी, ठीक है। एक तो ये सिनेरियो समझ गए हैं। दूसरा, हमारी दिसंबर की लॉन्च है, उसका बजट है 13-14 लाख रुपए। अब 13-14 लाख रुपए के अंदर 5,000 रेवेन्यू वाली प्रोडक्ट नहीं आती। सो क्या हो रहा है कि अब मैं आपको एक और छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं आपको कहता हूँ ना कि आप प्रोडक्ट हंट करें, लोग बहुत हैं खरीदने वाले। लाइक मैं आपको बताता हूँ, अच्छी खासी हमारी कंपनी है, लोग बैठे हैं नीचे। आप दिसंबर के अंदर लॉन्च करनी है, रात को मैंने टूर प्रोवाइडर से बात की है, मेरे 6 लोगों को टूर्स चाहिए। वो 6 लोगों से जब मैंने बात की है तो उसने बोला यार कि अहमद भाई ये 15 से 16 हज़ार रुपये का बिल बनेगा, इससे नीचे का नहीं होगा। मैंने कहा यार इतने की तो मैं प्रोडक्ट खरीद, मुझे क्या जरूरत है 2 हफ्ते मेहनत करने की, इतनी की तो मैं प्रोडक्ट खरीद लूंगा। अब आपको समझ लग गया कि दुनिया में अच्छा जो प्रोडक्ट हंटर है उसके लिए हमेशा काम रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ, आप लोग डिसहार्ट होते होंगे, नेट पे देख लिया, सोशल मीडिया पे देख लिया प्रोडक्ट फॉर सेल। यार आपको अब क्राइटेरियाज पता है ना, आप लोग जाएं सोशल मीडिया पे, जिन लोगों ने अपनी प्रोडक्ट्स लगाई होती हैं फॉर सेल, जाकर सिर्फ उनके स्टैट्स चेक करिएगा कि उनके स्टैट्स क्या हैं। कल मुझे एक बंदे ने प्रोडक्ट दिखाई अपनी, सर ये फॉर सेल है, किसी आपके बंदे ने ले, यार डेड गूगल ट्रेंड था उसका, डेड गूगल ट्रेंड था। हम कहते हैं 25 से 2 दफा नीचे ना जाए, वो 25 से ऊपर नहीं आ रहा। अब इस तरह की प्रोडक्ट भी लाकर लोग जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि सर ये बहुत अच्छी है। तो इसीलिए ये वो लोग हैं जिनकी ना प्रोडक्ट बिकती है ना प्रोडक्ट लेते हैं लोग, और बाद में वो आकर कहते हैं जी कि हमने तो बड़ी मेहनत की, हमारी तो चीज़ ही नहीं बिकी। तो होपफुली अब आपको चीज़ें समझ आनी शुरू हो रही होंगी। अब आज का जो टॉपिक है वो सोर्सिंग का है, उसकी तरफ हम चलते हैं। अब सोर्सिंग क्या है? देखें जी, सोर्सिंग है आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, अब आपने खरीदनी है। कौन सी मार्केट से खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे, वो आज का टॉपिक।
माइक साहब म्यूट कर दिया करें आते साथ ही, ठीक है। अच्छा, अब आपने प्रोडक्ट जो है ना वो खरीदनी है के लिए किस प्लेटफॉर्म से खरीदनी है, कैसे खरीदनी है, वो आज की डिस्कशन है। लोग सोर्सिंग को बहुत हल्का ले जाते हैं। वो कहते हैं जनाब हमने प्रोडक्ट हंट कर ली। अब प्रोडक्ट हंटिंग की एक अलग डोमेन है, ठीक है। प्रोडक्ट हंटर अपनी प्रोडक्ट बेच के फारिग हो जाता है। सोर्सिंग वाला एक अलग डोमेन है वीए की, ये अलग डिपार्टमेंट है। इसकी एक्सपर्टीज आप लोगों में से कुछ लोगों के पास आएंगी, कुछ लोगों के पास हंटिंग की जाएंगी, कुछ लोगों के पास लिस्टिंग की जाएंगी, लेकिन आप लोगों को काम सारा आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि काम ना आए। सोर्सिंग के अंदर मुझे बताएं, आपने एक अच्छी प्रोडक्ट हंट कर ली, कंपटीटर एनालिसिस बहुत अच्छा हो गया। अब सोर्सिंग वाले के पास जब प्रोडक्ट पहुंची तो उसने खरीदनी थी $8 में, 8 रुपए की, रुपया यूज करें, 8 रुपए की उसने खरीदनी थी। उस बेचारे ने खरीद लिया है 9 रुपए की। अब मुझे बताएं, वो 1 रुपए का तो लॉस वैसे ही हो गया। छोटी प्रोडक्ट के अंदर तो हमें बचता ही $8 की बेचते हैं तो बचता ही $1-1.5 है, उसका तो आपने लॉस कर दिया। अब मुझे बताएं आप कहाँ खड़े, ठीक है। तो वो तो वैसे ही निकल गया। इसी तरह सोर्सिंग में अक्सर लोग ये गलती कर जाते हैं। मेरे पास केसेस आए हैं जनाब, $16 की एक बेड शीट्स का एक कलेक्शन था जो हम रेकमेंड ही नहीं करते, लेकिन बंदे ने 16 पाउंड के अंदर यूके में लैंड करा दिया। अमेजोन के ऊपर वही सेम प्रोडक्ट 13 पाउंड की बिक रही है। अब मुझे बताएं 16 पाउंड की तो उसको पड़ गई, अभी अमेजोन की फीसिस वगैरह डालने के बाद वो उसको 20 की पड़ जाएगी, 18-20 की उसको पड़ेगी। मुझे बताएं 13 की तो ऑलरेडी बिक रही है। आप बताएं उसका क्या बने। उसकी गलती कहाँ थी? उसकी गलती ये थी कि अगर प्रोडक्ट अच्छी चूज भी कर ली थी, फर्ज करें, हम फर्ज कर लेते हैं अच्छी चूज कर ली थी, हमारी रिकमेंडेशन में नहीं है, लेकिन फर्ज कर लें अच्छी चूज कर ली थी, सोर्सिंग ही महंगी कर ली, चीज ही महंगी खरीद ली। अब मैं आपको अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, फिर ये बात आपको समझ ले। मैंने एक न्यू सिटी के अंदर एक अपने अच्छे टाइम पे, जब हम ग्रेजुएट हुए आज से 4 साल पहले, मैंने एक मकान बनाया। उस मकान के अंदर मैंने हर तरीके की चीज लगाई। अगर सीमेंट 480 रुपए का था तो अहमद साहब ने 580 रुपए का लगाया, ठीक है। क्यों लगाया? मार्केट का पता नहीं था, मार्केट का पता नहीं था। मार्बल खरीदा 63 था, मैंने 68 खरीदा पर फुट। अब मुझे बताएं, जब वो एंड हुआ ना, तो जब मैं मार्केट में उसको सेल के लिए लेकर गया तो मुझे पता चला इस मार्केट की, इस एरिया की वर्थ है 90 लाख, और मैंने मकान तैयार कर दिया 1 करोड़। अब मुझे बताएं कि प्रॉफिट मार्जिन तो छोड़ें, 90 लाख ही रिकवर करना बड़ी बात होगी। तो ये वो चीज है जिसके अंदर सोर्सिंग इतनी इंपॉर्टेंट है। सोर्सिंग को बच्चों का खेल भी नहीं है। सोर्सिंग के अंदर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस सबसे ज्यादा जरूरी है, जो आप लोगों को समझना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, सोर्सिंग स्टार्ट करते हैं। ये अमेजोन का साइकिल है, इसको देखें। अमेजोन का साइकिल क्या कहता है? अमेजोन का साइकिल कहता है, पहले प्रोडक्ट को सर्च करो, हंट करो मतलब, फिर सोर्स करो, सोर्स करने के बाद लॉन्च करो। लॉन्चिंग क्या होती है? लॉन्चिंग के अंदर हम ये डमी लिस्टिंग आती है, लिस्टिंग आती है, आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशंस आती हैं, ये सारी चीजें लॉन्च में आ रही हैं। और फिर मार्केट में भेज दो, ठीक है। अकाउंट क्रिएशन, ये सारी चीजें आपकी लॉन्च के अंदर आ रही हैं, फिर मार्केट के अंदर भेज दो, और ये साइकिल जो है रिपीट करते रहो, सिंपल। अच्छा, अब मुझे आप में से लोगों को याद होगा कि B2B रिलेशनशिप क्या मैंने बताया था। आप में से किसी को याद है तो बताएं, पहले लेक्चर का पार्ट था B2B रिलेशनशिप क्या होता है। बिजनेस टू बिजनेस। लाइक जितना मैन्युफैक्चरर होलसेलर को दे, ऐसे ही है। लेने के बाद जो है ना, हम कंज्यूमर के पास ना पहुंचे, चीज आगे बेचने के लिए हो। मैन्युफैक्चरर से मेरे पास आई, मैंने अमेजोन पे भेजी, अब मैं भी आगे बेच रहा हूँ। मेरा उसको इस्तेमाल करने का, अगर मैंने कोक लिया है तो कोक मेरा पीने का कोई इरादा नहीं है, बेचने का इरादा है, और ये बल्क में चीजें हो रही होती हैं, ठीक है। मतलब आप कभी होलसेलर से एक कोक नहीं लेते हो कि यार एक कोक दे दो, मैंने आगे बेचनी है, एक कोक की बोतल दे दो, बल्क में होता है सारा सिस्टम। अच्छा, अदर B2B साइट्स कौन सी हैं, हम किस में जाएंगे? एक है globalsources.com, मेड इन चाइना, ये DH गेट है, 1688 है। उसके अलावा एक दो और भी है, मेरे जहन से निकल गया है। बहरहाल हम किस पे जाएंगे? हम इस पर जाएंगे, अली बाबा पर। वजह क्या है इसकी, मैं बातें आपको बताता हूँ कुछ। एक बात याद रखें, 90% सामान अमेजोन का अली बाबा से जा रहा है। वजह क्या है इसकी? ये जो आपको सर्विसेज देता है ना, वो सर्विसेज सिर्फ ये नहीं है
कि मेरे साइट पर आओ, मेरे मैन्युफैक्चरर से चीज बनवाओ, धोखा हो गया तो घर चले जाओ। ये नहीं कहता, ये कहता है आपको अगर एक यूनिट का भी आपको खदशा पड़ गया ना कि वो ठीक नहीं बना, ये कहते हैं हम पूरे मैन्युफैक्चरर को सू कर देंगे। ये नहीं कि सिर्फ आपका 4 लाख 10 लाख वापस लेकर दें, उसकी कंपनी को सू कर देंगे कि इसने चाइना के रूल्स आपको पता है कि वो जब किसी को करप्शन हो जाए ना तो वो गोली के पैसे भी उनके घर वालों से लेते हैं। ठीक है, ये रूल्स है चाइना के अंदर। तो वो किसी कंट्री को धोखा देना करप्शन के जुमरे में समझते हैं। और अली बाबा एक मल्टी नेशनल कंपनी है, उसको अपनी साख इतनी इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि अगर उसमें वो केसेस निकलना शुरू कर दें तो मुझे बताएं यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया कौन अली बाबा से परचेसिंग करेगा जी? वो तो चाइना के पहले ही खिलाफ हैं। क्या यूएसए चाइना के खिलाफ नहीं है? क्या यूके चाइना के खिलाफ नहीं है? तो अगर ये थोड़ी सी भी गलती करते हैं ना तो वो इसको इनके ऊपर बैठे हैं दरवाजे के आगे इन पे भोंकने के लिए, अगर मैं ये वर्ड इस्तेमाल कर लूं तो ये समझें। अब क्या है सिस्टम, क्या है? अली बाबा के पास जब कोई बंदा आता है, हम जाएंगे भाई हमने चीज खरीदनी है, अली बाबा के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो कहता है उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे तो मैं जिम्मेदारी उठाऊंगा, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करोगे मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, आप एक मैन्युफैक्चरर से बनवाएं प्रोडक्ट और खुदा ना ख्वास्ता को मसला निकल है तो आप खड़े होकर ये नहीं कह सकते अली बाबा तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। वो कहेगा भाई मुझे क्यों नहीं छोड़ोगे, डॉक्यूमेंट्स किधर है, मेरे थ्रू डील कराई थी, डॉक्यूमेंट्स किधर। मैं आपको एक आखिरी एग्जांपल, क्योंकि मैं सिंपल एग्जांपल वर्ल्ड की इसलिए देता हूँ ताकि आप इस वर्ल्ड की जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं, हम में से शायद बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अली बाबा से सोर्सिंग कराई। मैं आपको बात बताता हूँ कि जब आप प्रॉपर्टी को बाय करने जाते हैं, जिस तरह मैंने एक प्लॉट परचेज किया, मैं एक डीलर के थ्रू फर्ज करें परचेज करता हूँ, जो डीलर काबिले एहतराम होगा, जिसकी साख बहुत अच्छी होगी, जिसकी कंपनी का बहुत नाम होगा, मैं उसके थ्रू डील कराऊंगा। अब वो डीलर आपको कहेगा ना कि अगर मेरे से डील करवा रहे हो तो ये डॉक्यूमेंट साइन करवाना उस बंदे से, आप नहीं करवाते हो और आप आ जाते हो, अगले दिन कोई धोखा हो जाता है, उसको आकर कहते हो यार ये तो गया, वो आपसे क्या कहेगा? वो आपसे कहेगा डॉक्यूमेंट किधर है जो मैंने कहा था साइन करवाओ। आप कहेंगे वो तो मेरे पास नहीं है, तो क्या वो जिम्मेदारी उठाएगा? कभी भी नहीं उठाएगा। इसी तरह अली बाबा के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको वो कहता है फॉलो करें, हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, हम इसको ऐसे ही समझते हैं फिलहाल। देखें, जिस मैन्युफैक्चरर के पास ट्रेड एश्योरेंस बैज होगा ना, हमने उससे डील करनी है। ये 5 चीजें उस डीलर के पास है, 6 चीजें पूरी होनी चाहिए। इन 6 चीजों के अंदर से अगर कोई चीज मिस होती है तो उससे डील नहीं करनी। एक दो चीजें, एक आधी चीज ऐसी है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर वो थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए तो खैर है, वरना ये 6 की 6 पूरी उतरती हैं तो चीज लेनी है, वरना वो मुफ्त की भी दे रहा है तो नहीं लेनी, वो सिर्फ आपका वक्त जाया करे, उस पर हमें एतबार ही नहीं है। ठीक है, और सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर ये होता है सर कि आपके पास नहीं आनी पाकिस्तान चीज, आप डब्बे खोल के नहीं देख सकते। ठीक है, आप डब्बे खोल के नहीं देख सकते, आपकी प्रोडक्ट पहुंच जानी है डायरेक्ट अमेज़न के वेयर हाउस। और गोरों के अंदर अगर इतनी सी भी चीज खराब निकली ना तो उन्होंने सिर्फ रिटर्न नहीं करना होता, इतना बड़ा ऐसे लिखकर भेज देते हैं नेगेटिव रिव्यू का। ठीक है, तो 10वें नंबर पर जो प्रोडक्ट थी सीधी आपकी 50वें नंबर पर जाकर गिरती है। तो इसलिए जो है ना इन चीजों को करना है। अच्छा, अब क्या आ रहा है जनाब, ट्रेड एश्योरेंस बैज मैंने बता दिया ये क्या चीज़ होती है। ये वो चीज़ होती है जब कोई मैन्युफैक्चर अमेज़न के अली बाबा के पास अपनी कंपनी रजिस्टर कराता है ना उसकी साइट पे जाकर, तो वो उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेता है। अली बाबा कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखता है। क्यों रखता है? उसको बताता है भाई तुम्हारी कंपनी है, अपने बंदे भेजता है सर्वे करने के लिए कि इसकी कंपनी फिजिकल देख कर आओ, इसकी मशीनें फिजिकल देख कर आओ। फिजिकल देखने के बाद उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो डॉक्यूमेंटेशन अटेस्ट होती है चाइना गवर्नमेंट से, फिर जाके उसकी कंपनी रजिस्टर होती है अली बाबा में। ऐसे तो नहीं सू कर दिया ना, गली में खड़े हुए रेडी वाले को सू करने का कोई फायदा है? मुझे बताएं, कोई फायदा है? वो आपको धोखा दे गया, चाइना सू करता फिर रेडी वाले के पास है ही थी रेडी, यार वो कहेगा रेडी उठाओ घर ले जाओ, बस यही कह सकता है। तो कंपनी को सू करने का फायदा होता है, और सू का आपको पता है कि सू का अगर 10 लाख का नुकसान आपका हुआ है तो कंपनी तो उसकी जाएगी, लेकिन उसे 1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा अली बाबा को कि उसने धोखा किया है, इसकी साख खराब की है। सो ये चीजें
आपको समझ लगी, ट्रेड एश्योरेंस बैज उसके पास ला। जब ये डॉक्यूमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है ना, अली बाबा उस मैन्युफैक्चरर को एक बैज दे देता है। ये ट्रेड एश्योरेंस बैज इसको कहते हैं, वो बैज हमें नजर आता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने उसके साथ डील करनी है जिसके पास ये बैज हो। दूसरे नंबर पे वेरीफाइड सप्लायर। वेरीफाइड सप्लायर क्या, एश्योरेंस बैज मिल गया, उसके बाद अली बाबा रीचेक करता रहता है उसको। मतलब एक दफा कर दिया, एश्योरेंस बैज मिल गया, उसको वेरीफाइड कर दिया, 6 महीने बाद फिर भेजेगा टीम इंस्पेक्शन के लिए कि भाई कोई धोखा तो नहीं है, मशीनरी इनकी जाकर देखो ठीक चल रही है, तेल शेल पूरा करते हैं, ये वो सारी चीजें। अगर वो नहीं होगा, ट्रेड एश्योरेंस बैज तो उसके पास रहेगा क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स जमा है, लेकिन वो वेरीफाइड सप्लायर का बैज उससे वापस ले लेगा कि पहले अपनी कंपनी की अब हालात ठीक करो। तो ये दोनों चीजें लाजमी है, ये हमारा रिस्क रेशो अब कम हो रहा है। डायमंड्स, डायमंड्स क्या होते हैं, स्टार्स होते हैं, जो रेटिंग आप कह लें, ये रेटिंग देता है अली बाबा खुद एक सेलर को। तो 3+ डायमंड्स होने चाहिए। डायमंड्स इज समथिंग एल्स, और ये जो रेटिंग वाले स्टार्स हैं ये अलग। ये क्या फर्क है, डायमंड्स अली बाबा खुद देता है, रेटिंग कस्टमर देते हैं जिन्होंने उनसे परचेज किया है ना। हम लोग भी जाएं तो हम लोग जब उससे मैन्युफैक्चर से चीज परचेज कर लेंगे तो हम भी उसको रिव्यू दे सकते हैं ना। तो वो रिव्यू और वो रेटिंग और चीज है, डायमंड्स और चीज है जो अली बाबा देता है। सो डायमंड 3+ होने चाहिए, रेटिंग 4.5+ होनी चाहिए, कंपनी 3 साल से पुरानी लाजमी हो, इस पे कोई कोई एक रत्ती बराबर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक बंदा आया, उसने ट्रेड एश्योरेंस बैज भी ले लिया, उसने वेरीफाइड सप्लायर भी कर लिया, इकट्ठे 10, 15, 20 लोगों के साथ उसने ना सामान किया, उनसे ऑर्डर लिए, 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार यूनिट के ऑर्डर लिए, 1000 ठीक बनाए, 1000 ठीक नहीं बनाए, सामान उनका भेज दिया। क्या होगा, क्या होगा, वो कहेगा यार ठीक है मुझे सू कर दो, केस भी लगा रहेगा, मैं भी देख लूंगा, 10,000 कमाया 8,000 वापस कर दूंगा, वो जो पाकिस्तानी एक माहौल है, एक साख है। लेकिन जो बंदा 3 साल से ज्यादा पुराना होगा ना, उसको अपनी कंपनी की साख की बहुत फिक्र होती है, उसको खुद भी फिक्र होती है। अली बाबा ने तो उसको छोड़ना है ही नहीं ना, वो तो मारेगा ही उसे, लेकिन उसको अपनी भी फिक्र होती है कि मैं कंपनी से तो जा रहा हूँ ना, मतलब मेरी कंपनी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी अगर मैंने किसी ना किसी तरीके से प्रूव भी कर दिया भाई मेरी गलती नहीं है, तो अली बाबा पे तो मेरी कंपनी दोबारा नहीं चलेगी पूरी जिंदगी के लिए। तो वो जब नहीं चलेगी तो मेरी जो 3 साल की मेहनत थी वो किधर गई, मैंने जो 3 साल में इतने ऑर्डर्स पूरे किए वो किधर गए। तो ये चीजें बड़ी जरूरी हैं देखनी। डिलीवरी टाइम 90%+ होना चाहिए, क्योंकि अगर वो हमें कहता है 40 दिन में, तो हम 40 दिन में हमें चीज़ वहाँ मिलनी चाहिए, बहुत ना मेरी 45 दिन में मिल जाए, लेकिन इससे कम नहीं। और मेरी एक बात याद रखिएगा, जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, आपको अभी ये अली बाबा का नाम छोटा लगता है, आपको पता चलेगा अली बाबा क्या चीज़ है। अली बाबा बहुत बड़ी कंपनी है, जिसको कहे ना कि अगर मैं ये कह दूँ ना कि अमेज़न और अली बाबा दोनों लेवल पर हैं, तो उसमें कोई झूठ नहीं है, आपको मैं बता रहा हूँ। ये सिर्फ रेवेन्यू में क्यों पीछे हैं, क्योंकि अली बाबा सिर्फ चाइना में, अमेज़न अब सिर्फ चाइना में नहीं है, वो यूके में है। अली बाबा को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है क्योंकि चाइना को सुपर पावर नहीं बनने देना चाहते, ये मोनोपोली है यूरोप की। और ये सोचें कि इतनी बड़ी मोनोपोली की बावजूद वो लोग मजबूर है अली बाबा से चीज लेने पे। आप ये सिर्फ सोचें वो क्यों मजबूर है, वो क्यों मजबूर है। अली बाबा कहता है जो रिसाइकलिंग चाइना करता है ना, आपके डब्बों की या आपके कैंस की, जो रिसाइकलिंग चाइना करता है ना, वो दुनिया में कोई कंट्री नहीं करती। फिर चाइना के अंदर मोस्टली जो चीजें अमेज़न पे सेल होती हैं वो रबर से बनी होती हैं, सिलिकॉन के किसी मटीरियल से बनी होती है, वो चाइना के अंदर बहुत ज्यादा अवेलेबल है, नेचुरली बहुत ज्यादा अवेलेबल है, इस वजह से चाइना को एडवांटेज बहुत बड़ा। ठीक हो गया। अच्छा, ये चीजें होगी। अच्छा, करना क्या है, ये मुझे याद कराइएगा उनके साथ जो बात करने के लिए ना, बातचीत करने के लिए उन एक टेम्पलेट होता है, बातचीत के लिए तो नहीं, लेकिन एक आप कह लें कि जब आपकी डील फाइनल हो रही होती है तो एक पीए बनाने के लिए एक टेम्पलेट होता है, वो टेम्पलेट मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो वो देख लीजिएगा, टेम्पलेट है, ठीक है। कि जब आपने फाइनल उनसे डॉक्यूमेंट तैयार करवाना होता है ना, आप किस तरह उनको अपनी देखें, अगर आप वो टेम्पलेट फॉलो नहीं करेंगे तो आप कलर लिखना या हो सकता है भूल जाएं, साइज लिखना भूल जाएं, छोटी मोटी चीजें गलतियां इंसान पहली दफा कर जाता है, लेकिन वो टेम्पलेट जब आप उसको टेम्पलेट को फिल कर कर भेजेंगे ना, तो आपको ईच एंड एवरीथिंग पता होगा ये फिल करनी है, वरना खाली रह रही है जगह। अच्छा, पहले आपने उनसे चैट पर बात करनी है,
खसूसी तौर पे ये हमारे प्यारे लड़कों के लिए है कि वहाँ पे ज़्यादातर उन्होंने लड़कियाँ रखी होती हैं, ठीक है, तो बड़े प्यार से आपसे बात करेंगी, तो इसको ये नहीं समझना वो पर्सनल हो रही है, वो पर्सनल नहीं होती, ये उनका बात करने का तरीका है। मतलब वो आपसे आकर पूछेंगी खाना खा लिया, रात आपकी ठीक गुजरी, आप ये ना समझिएगा आप मुझे फ़ोन नंबर दे दो। हमारे यहाँ पाकिस्तान में सही, ये आप, ये मजाकतन बात नहीं है, ये मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। हमारा ड्रीम्स 21 का एक लड़का था, वो ये हरकतें करता था, ठीक है, उसने 8-10 दफा ये हरकत की और फिर उसको जो है ना, जब हमें पता चला तो हमने बड़ा उसको बुरा भला भी कहा, जूनियर था, तो हमने उसको ये चीज समझाई भी कि ये तुम्हारे सके नहीं है चाइनीज। एक बात की जाती है, एक बंदे ने पोस्ट लगाई फेसबुक पे, मुझे चाइना का अच्छे वाला होलसेलर चाहिए, अच्छे वाला समथिंग में पता नहीं क्या उसने लिखा था, मतलब ईमानदार सेलर चाहिए, तो नीचे लोगों ने कमेंट किया था चाइनीज और ईमानदार, चाइनीज और अच्छे। मतलब पाकिस्तान से बुरी कौम है चाइना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो उनके वो तो बगैर मतलब के किसी से सलाम भी नहीं करते। और एक और बात आपको बताऊं, वो तो लैंग्वेज बैरियर ही इतना बड़ा है, कोई बंदा आप उनके पास इतना वक्त है कि वो इंग्लिश सीखें और इंग्लिश सीख के फिर आपको हेलो है बोलते रहे और आपसे पूछते रहे खाना खाया, तो ये वो चीज़ नहीं है। तो चैट करनी है, काम की चैट करनी है, काम की बात करनी है, ठीक है, वो हेलो बोले आपने भी हेलो बोलना है, ये गुड जेस्चर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि आखिरकार आपने उनसे बार्गेन भी करना है। इतना रूड होकर बात करेंगे तो अगले भी रूड होकर फिर बात करेंगे, वो तब तो नहीं करेंगे जब बात पहुंचेगी बार्गेन पे, तब करेंगे, ठीक है। अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, इंट्रोड्यूस करते हुए गलती कभी नहीं करनी, कभी किसी मैन्युफैक्चरर को ये नहीं कहना मैं एक वर्चुअल असिस्टेंट हूँ और मैं किसी के लिए काम कर रहा हूँ। ये आप कह गए ना, अगर वो आपको 2 रुपए छोड़ दे, बड़ी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। उनको पता चल जाता है ये किसी एक स्पेसिफिक बंदे के लिए काम कर रहा है, और कल को ये मेरे पास वापस आए ना आए कोई पता नहीं, हो सकता है इसको कोई और प्रोडक्ट खरीदनी हो, किसी और मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा। सो आपने हमेशा उसको आपने हमेशा उसको, उमर भाई वो नहीं, वो कॉल पे भी आपको लेती हैं, लड़कियां ही होती हैं वो, ये उनका एक चाइनीज का ना एक एशियंस के साथ अच्छी गपशप करने का तरीका, हमारी ह्यूमन नेचर है कि अगर लड़की आगे से बात करेगी तो हम, हमारा मूड खराब भी होगा तो हम अच्छा जवाब देंगे, लड़का बात करेगा थोड़ा सी भी चीज हो, यार तुझसे बाद में बात करता हूँ, ले लूंगा ना चीज तेरे से ही लूंगा, ये जेस्चर्स हैं हमारे, ठीक है। तो इसको चाइना ने बहुत अच्छा रीड किया है भाई, ठीक है। सो दूसरी बात यह है कि आपने इंट्रोडक्शन में अपने बताना होता है कि मैं एक, मेरा ताल्लुक एक कंपनी के साथ है, आपका कोई मसला नहीं है, आप वहां जाएं, ई ग्रीन रेवोल्यूशन मेरी कंपनी का नाम ले दें, अपनी किसी मामू की कंपनी है उसका नाम ले दें, चाचू की कंपनी का नाम ले दें, कहें मेरा ताल्लुक उनसे है, मैं उनका एक जो है वो स्टेक होल्डर कह दें, उन अपने डिपार्ट कह दें, हम सोर्सिंग डिपार्टमेंट के अंदर मेरा रोल है कि मैंने जो उनसे चीज़ मैन्युफैक्चर करवानी है, छोटे से 2-3 पॉइंट्स लिखकर उसको अपना सा अच्छा सा इंट्रोडक्शन करवा दें। एमओक्यूज क्या होते हैं? एमओक्यूज होता है मिनिमम क्वांटिटी जो आपने ऑर्डर करनी है। मिनिमम क्वांटिटी क्या है? वो आप फर्ज कर लेते हैं, मैं कहता हूँ यार कि मैंने ना आइस क्यूब लेना है, मैंने उससे पहले उसकी, मैं बताता हूँ कि आइस क्यूब किस तरह हमने आइडेंटिफाई किस तरह करना है, वो पिछले वाली चीज़ें कैसे हमने इंश्योर करनी है, ट्रेडमार्क है, वेरीफाइड है नहीं है, ये चीज़ें हम प्रैक्टिकली भी करते हैं। बहरहाल आपने क्या करना है, आपने जो उनसे है ना मिनिमम एमओक्यूज का रेट पूछना है। एमओक्यूज क्या है? आइस क्यूब थे, एक यूनिट है, या कह लें आप कोई और चीज़ का, बॉटल है, बॉटल एक है, ठीक है, आपने उससे कहना है 500 बॉटल्स मैन्युफैक्चर करवाऊंगा क्या रेट दोगे, 1000 करवाऊंगा क्या रेट दोगे, 2000 करवाऊंगा क्या रेट दोगे। वो जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती है रेट कम होता जाता है, ये पूछना बड़ा ज़रूरी है। हम पाकिस्तानियों का तरीका ही है, पहले जाकर कहते हैं जी 10 पीस चाहिए, और 10 पीस की प्राइस निकालते हैं हम लोग कि अब एक पीस की क्या बन रही है, फिर उसको कहते हैं 10 नहीं चाहिए 2 चाहिए, 2 उतनी कीमत पे जितने पे पहले 10 दे रहे थे, ठीक है। तो वो भी थोड़े से होशियार हो गए हैं, लेकिन हम भी थोड़े से होशियार हो गए हैं, फिर देखते हैं सोर्सिंग का आप लोग कितने एक्सपर्ट निकलते हैं सोर्सिंग के। सो ये एमओक्यूज के रेट आपने लाजमी लेने हैं, वो आपको हमेशा कहेगा 1000 यूनिट से ऊपर, 1000 यूनिट से नीचे कोई नहीं मानेगा, लेकिन हम 500 यूनिट पे उसको मनाने की कोशिश करते हैं, अगर क्लाइंट कोई ऐसा मिल जाए जो 500 ही कह रहा हो, बजट ही कम है 500 ही भेजने, वरना तो हम 1000 से नीचे, हमने 8.5 लाख वाले की जिस मेरे लड़कों ने ये अकाउंट क्रिएशन करा के दिया ना, उसके भी 1000 यूनिट भेजे हैं, मुझे पता भी नहीं है उसकी प्रोडक्ट क्या है, लेकिन मुझे परसों पता चला कि वो लॉन्च भी होगी है, पीपीसी भी वो चला रहा है लड़का, उसका नाम भी अहमद ही है। तो मैंने उससे प्रोडक्ट नहीं पूछी, मैं सिर्फ हंसा हूँ, मैंने कहा तुम्हें बचता क्या है, तो उसने मुझे कहा 15% पर यूनिट पे बच रहा है। 15% इज द ह्यूज अमाउंट, 15%।
आप 15% निकालें तो कहाँ पर चला जाता है। खैर हम 25% वाली प्रोडक्ट हंट करते हैं, ठीक है। तो खैर वो भी हम बात कर, निगोशिएशन करनी है प्राइसेस में, थोड़ा सा दिमाग खाना है। और आपने हमेशा जहन में तसव्वुर रखना है कि जब आप किसी पठान के पास जाते हैं ना, किसी पठान के पास जाते हैं तो वो आपको बताता है सर 500 रुपए की है, इससे कम बड़ा 1 रुपया नहीं लूंगा, ठीक है। और वही पठान आपको 100 रुपए में चीज दे देता है। ऐसा ही है, चाइनीज पठानों से 2 हाथ आगे हैं। वो आपको 500 रुपये बताएंगे और 60 रुपए में दे देंगे, ठीक है। सिर्फ उनसे बात मनवानी आनी चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बार्गेनिंग की बहुत गुंजाइश होती है। ये एक साथ साथ आपको इसलिए मोटिवेशन के लिए बताता रहता हूँ। हमारे पास एक लड़का था, $7 की प्रोडक्ट थी और मैंने उससे चैलेंज लगाया था कि आप मुझे $2 में इसकी सोर्सिंग करके दो या $2.5 का मैंने उसे कहा था। तो उसने मुझसे कहा कि क्या खिलाएंगे, मैंने कहा मुनाल पे खाना मेरी तरफ से होगा। मुझे पता था नहीं होता, $60 किधर यार, $2, $1.5 किधर, 2.5 के करीब। अगले तकरीबन 10 दिन बाद उसका फोन है, अहमद भाई किधर है, मैंने कहा जी घर हूँ। मोनाल का खाना तैयार रखें, $1.7 के अंदर मैंने वो उसी मैन्युफैक्चर से सोर्सिंग कराई है। किधर 7 किधर 1.7। अब बात क्या है, ये फन है उसका बात करने का, ये तरीका है उसका खुद को बताने का, उनको कन्विंस करने का कि सर ये तो पहली पहली डील है, आगे देखें डील्स कैसे निकालेंगे हम आपके साथ। ये वो कंपनी की कोई चीज भेज दी, हम तो वही ग्रीन रेवोल्यूशन का था, कंपनी की वेबसाइट हमने डेवलप करवाई हुई है, 75,000 की सिर्फ डोमेन उसकी परचेज की गई है, सिर्फ नाम उसका। वजह क्यों है, वजह यह है कि जब ऐसे प्लेटफॉर्म पे आप खड़े होते हो ना, वो आपका इंस्टाग्राम पेज नहीं देखते, वो आपका फेसबुक पेज नहीं देखते, वो आपसे कहते हैं वेबसाइट है, किस कंपनी से ताल्लुक है। जब आप कहते हो ना ये वेबसाइट है जनाब, जाकर देखें, हमारे वहां पर इंट्रोडक्शन देखें कि क्या है, तो वो जब वेबसाइट देखते हैं ना, फिर वो कहते हैं वाकई एक कंपनी का नुमाइंदा बात कर रहा है। वहां से फिर आपको प्राइस निगोशिएशन बहुत ज्यादा मिलती है। तो 75,000 इज नथिंग नथिंग। अगर आप 75,000 के अंदर 7 लाख का प्रॉफिट उठा लेते हो बारी बारी डिफरेंट सोर्सिंग के ऊपर, तो आपको और क्या चाहिए, ठीक है। सो अच्छा, 6 सप्लायर्स को कम से कम कांटेक्ट करना है। हम 6 से ज्यादा को करते हैं, लेकिन आप 10 को करें चले। मतलब आइस क्यूब आपने सर्च कर लिया, आपका जीएस का क्राइटेरिया, आपकी हंटिंग क्राइटेरिया पास हैं, आप खुश हैं, आप चाहते हैं आप सोर्सिंग की प्रैक्टिस करूं, 10 लोगों को कांटेक्ट करें जो वेरीफाइड हैं, जो जिनके पास ट्रेड एश्योरेंस बैज है। 10 लोगों से बात करें, 10 लोगों से निगोशिएशन करें, देखें कहाँ पर प्राइस फाइनल हो रही है। 2 को फाइनल करें, 2 के सैंपल मंगवाएंगे, 1 का सैंपल अमेजोन से मंगवाएंगे, ये मैं डिस्कस करता हूँ इसके बाद। लेकिन सिर्फ 2 को आपने फाइनल करना है, ठीक है। ऑर्डर द सैंपल्स, चूज द बेस्ट वन। ऑर्डर सैंपल्स क्या है भाई, देखें जब आपने प्रोडक्ट सर्च कर ली होती है जीएस के ऊपर, हीलियम सबसे पास है, अब आपने क्या करना होता है, आपने उसके अंदर कंपटीटर सेलेक्ट करना होता है। उन टॉप 10 के अंदर से कंपटीटर, व्हाट इज कंपटीटर, सारे ही कंपटीटर्स हैं। वो स्पेसिफिक कंपटीटर कौन होता है जिसको आप चूज करते हो और आप कहते हो इसकी जगह मैंने छीननी है, ये जगह अगर ये 5वें नंबर पर है तो ये 5वीं पोजीशन मेरी होनी चाहिए। अब वो कंपटीटर आपने ऐसे सिलेक्ट कर, वो आपको मैं सिलेक्ट करवा कर दिया करूंगा, वो मैं आपकी हेल्प करूंगा, क्योंकि आप लोग इतने काबिल एकदम से नहीं हो जाते कि आप कंपटीटर सिलेक्ट करना, उसका एनालिसिस और है। मैं आपको मोटा मोटा बताऊं उसका एनालिसिस क्या होता है। आपने अगर कोई फर्ज करें रिव्यूज हैं, एक बंदे के 800, एक बंदे के 600, एक बंदे के हैं 300, एक बंदे के हैं 200, तो आपने 300 200 वाला कंपटीटर नहीं चूज करना, आपने 400 वाला कंपटीटर चूज करना होता है। वजह क्या होती है, सिर्फ रिव्यूज की अब आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, लिस्टिंग एज ये वो सारा एनालिसिस होता है उसका, लेकिन रिव्यूज की बेस के ऊपर क्योंकि मैंने बताया बुनियाद है टॉप 10 में आने की, तो हम 400 वाला क्यों सिलेक्ट करते हैं, 200 वाला क्यों नहीं सिलेक्ट कर लेते, वो भी तो टॉप 10 में, उसके रिव्यूज भी कम है, ब्लीडिंग भी कम करनी पड़ेगी। क्यों भाई, आप टारगेट 400 वाले को रखेंगे ना, तो हो सकता है 400 तक नहीं पहुंचे, 200 वाले तक पहुंच जाएंगे। टारगेट ही 200 वाला रखेंगे तो उसी हिसाब से प्लान बनाएंगे, और फिर वो प्लान फेल हो गया तो आप टॉप 10 से नीचे आ जाएंगे। समझ आ रही है अब आपको ये सब। इसके बारे में मैं एक बात कहता हूँ, ये जो कंपटीटर चूज करना होता है ना, वो कहते हैं ना एन इडियट विद अ प्लान कैन बीट अ जीनियस विदाउट अ प्लान, ठीक है। एन इडियट विद अ प्लान कैन बीट अ जीनियस विदाउट अ प्लान, ठीक है। अगर कोई इडियट है उसके पास प्लान है तो वो एक जीनियस को बीट कर सकता है जिसके पास कोई प्लान नहीं है। तो लिहाजा वो कंपटीटर एनालिसिस जो होता है ना, वो प्रॉपर एक प्लान बनता है कि इसको कैसे बीट करना है।
ठीक है। सो ज़रूरी है प्रैक्टिकल अली बाबा का आ गया, वो हम प्रैक्टिकल अब करते हैं कि कैसे होगा। और 8 मिनट हैं, इसके बाद हम न्यू सेशन में जाएंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर ले, ताकि हम न्यू सेशन में आके जो है ना प्रैक्टिकल स्टार्ट करें इसका। अहमद भाई, जी अस्सलाम जी, वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक क्वेश्चन है कि जिस तरह हम अली बाबा से कोई चीज़ मंगवाते हैं तो क्या वो हमें डायरेक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में ही मतलब ट्रांसफ़र करवा के देते हैं, डिस्पैच बिल्कुल करवा के देते हैं? बिल्कुल, ठीक है। हम और उसको जो जो हम एड्रेस भेजेंगे वो एड्रेस उस एड्रेस पर भेजेगा। मैं आपको ठीक है। आप लोगों को ये एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ। मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा। 7 जी मिनट जी। है, 7 मिनट में एक कॉन्सेप्ट और है, उसको समझिएगा। देखें, हमारी सोर्सिंग दो पोर्शंस में डिवाइडेड है। पहली पहली सोर्स पहला होता है मैन्युफैक्चरर, जिससे बनवानी है, बनवा ली, कंपनी में पड़ी है, लेकर कौन जाएगा? अब वो लेकर जाने वाला जो बंदा होता है उससे हम कहते हैं फ्राइट फॉरवर्डर। वो हमारे सामान को उठा के यूके तक लेकर जाएगा, सारे टैक्सेस क्लियर करवाएगा, हमारा जो एड्रेस होगा उसके गेट तक पहुंचा कर देगा। उसको कहते हैं फ्राइट फॉरवर्डर। अब हमारे पास ऑप्शंस होती हैं दो। एक हम ऑप्शन होती है, हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, ये मैं आपको समझाऊंगा। एक को DDF समथिंग कहते हैं, कॉन्सेप्ट आप समझें कि तीनों क्या है। पहला कॉन्सेप्ट, तीन ऑप्शंस क्या है। एक ऑप्शन हमारे पास है, मैं नाम भूल गया हूँ, मैंने उस दिन अपनी टीम को इसके बारे में बताया, सोर्सिंग जो कह रहे थे। देखें, तीन किस्म की ऑप्शंस है। एक ऑप्शन ये है मैन्युफैक्चरर से बनवा लिया, अलग से एक फ्राइट फॉरवर्डर हायर करें जो हमारे सामान को मैन्युफैक्चरर से उठाए, पोर्ट पे लेकर जाए, शिप करे और पहुंचा दे हमारे। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका, मैन्युफैक्चरर कहता है कि मैं आपके सामान को उठा के पोर्ट तक खुद छोड़ाऊंगा, पोर्ट से आगे फ्राइट फॉरवर्डर ले जाए। दो तरीके। तीसरा तरीका, मैन्युफैक्चरर कहता है मैं ही आखिरी डेस्टिनेशन तक पहुंचा दूंगा, मेरे पास लिंक है, मेरे पास ताल्लुक है, आप बताएं अब क्या करना है। अच्छा, होता क्या है, इनेबलर्स वाले कहते हैं कि मैन्युफैक्चरर से ही सारा काम करवा लो। मैं भी कहता हूँ मैन्युफैक्चरर से सारा काम करवा लो। ड्रीम्स 21 वाले कहते हैं फ्राइट फॉरवर्डर से अलग हायर करो। सनी अली कहता है फ्राइट फॉरवर्डर अलग हाल करो। इन दोनों का कॉन्सेप्ट ये है कि आपका लर्निंग प्रोसेस ज्यादा हो, आपके ताल्लुक ज्यादा बने। मेरा मानना यह है कि शुरू में ना जाएं, पहले इतनी खप से आप गुजर कर आ रहे होते हैं, बर्डन बहुत ज्यादा होता है। या तो आप किसी ऐसी टीम के साथ अटैच हो जाएं जो टीम बहुत एक्सपर्ट हो और वो ये काम करती रहती हो, फिर तो आप करें, वरना नहीं। मैन्युफैक्चरर थोड़े से पैसे ज्यादा लेगा, लेकिन कोई नहीं, वो सर्विसेज आपका उसमें जो है ना वो खप भी इतनी ज्यादा नहीं होगी, वही भेज देगा, ठीक है। अब होता क्या है कि कुछ लोग ये कि मेरा अपना जो जाती एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस क्या कहता है सुने। अगर हम मैन्युफैक्चरर से बनवाते हैं ना, तो मैन्युफैक्चरर कहता है यार मैंने आपका एक कॉटन पैक कर दिया, इसका वेट है 100 kg। मैं फ्राइट फॉरवर्डर हायर कर लेता हूँ, कहता हूँ मैन्युफैक्चरर के पास जाओ, उससे मेरा कॉटन उठाओ, कॉटन उठा के पोर्ट पे लाओ, तोलो और ले जाओ, क्योंकि वेट के हिसाब से वो लेकर जाएगा, वेट और डायमेंशन के हिसाब से। यही मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अब होता क्या है कि जब वो पोर्ट पर लेकर जाता है, कहता है अहमद भाई ये तो 107 kg है। अब अहमद भाई यहाँ बैठे हुए क्या करें, मजबूर हूँ 7 kg का एक्स्ट्रा पैसे देने का, मजबूर हूँ देने का। कि कैसे नहीं दूं, नहीं दूं तो उसको कहो वापस छोड़ाओ, पेट्रोल के पैसे मैं दूंगा, वो 7 kg का इतना खर्चा नहीं है जितना वापस जाने का। मैन्युफैक्चरर अब अपने गोदाम में रखेगा नहीं, क्योंकि वहां से निकल है। मैं हो गया ट्रैप। मैं कहता हूँ यार चलो 7 kg 6 kg के और पैसे हैं, देने दो, कोई मसला नहीं है। ये वो चाइनीज कौम है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया उनको ईमानदार समझती है और बिल्कुल ईमानदार नहीं है, हमसे भी 2 हाथ आगे। तो हर चीज पे उनको फंसाना पड़ता है, उनका सिस्टम ऐसा बन गया ना, वो करप्शन में गोली ऐसे नहीं मारते, नहीं मारते होते तो आज वो हमसे 4 हाथ आगे निकल जाते, ठीक है। तो ये टोटल होल सिनेरियो होता है कि आपका, मेरा मानना यह है कि आप एक ही से बनवाएं और एक ही से। अब वो दो तरीके होते हैं भेजने के भी, बाय एयर और बाय शिप। तो बाय एयर तो हम भेज ही नहीं सकते, बहुत खर्चा पड़ता है भाई, तो हम बाय शिप ही भेजते हैं। अच्छा, इसकी इंश्योरेंस भी होती है। अब इंश्योरेंस आपके ऊपर है, करवानी है करवाएं, नहीं करवानी ना करवाएं। अगर 8 लाख की इन्वेंट्री तैयार हुई है तो तकरीबन 50,000 इंश्योरेंस का लगता है। मैं तो भाई करवाता हूँ, मैं हर किसी को कहता भी हूँ करवाओ, क्योंकि मैंने इससे एक आधी दफा मैंने नहीं करवाई,
और मेरा एक दोस्त था, उसने MG कराची से मंगवाई और कहता है अगले दिन पहुंच जाएगी। 1 लाख रुपया इंश्योरेंस का था भाई, ट्रक उलट गया, पूरी गाड़ी तबाह बर्बाद होके रहेगी। कितने की, मेरा हाल है 43-42 की गाड़ी है, लाख रुपया और दे देता क्या जाता। तो नागहानी आफात कभी भी आ सकती हैं। तो शिप है, समंदर में जा रही है, डूब भी सकती है, टूट भी सकती है, गिर भी सकती है। तो अगर इंश्योरेंस आप करवाते हैं अली बाबा के थ्रू, तो कम से कम आपको श्योरिटी होती है कि अब आपका पैसा कहीं नहीं जा रहा, आखिरी डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। नहीं पहुंचेगा तो अली बाबा वही बात है, जमीन से निकाल कर देगा आपको, लेकिन वो देगा। और एक 3 मिनट रह गए हैं। पिछले दिनों मैंने शायद आपको बताया इस बैच को या नहीं, पिछले दिनों मेरा एक दोस्त था, वो मैन्युफैक्चरिंग उसने अली बाबा से की है। उस तरह ट्रैकिंग एक मैप आपको देते हैं, एक लिंक देते हैं, उससे आप ट्रैक कर रहे होते हो अपनी उसको कि कहाँ पहुंचा है सामान। तो होता यह है कि वो ट्रैकिंग में शो कर रहा था कि करीब करीब है वेयर हाउस के, लेकिन वेयर हाउस तक नहीं पहुंच रहा था। 40 दिन हो गए, 45 हो गए, 50 हो गए, 10 दिन ऊपर हो गए। वो अपने मैन्युफैक्चर जो था उस लड़की को मैसेज करे पहले, तो वही बात है, लड़की पूछती थी रात नींद सही से आई है, उस टाइम उसको रिप्लाई नहीं कर रही थी, सीन करके रिप्लाई ना करे। हुआ क्या, 2-3 दफा सीन नहीं किया, फिर एक दफा सीन किया, रिप्लाई नहीं किया। उसने मुझे कहा, मैंने उसी मैन्युफैक्चरर से बात की, वो लड़की मुझसे पूछे ना आप खाना खाया, वही वाली बात है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सब अच्छा है, गुड है, ये है वो है, उसको रिप्लाई ना करे। मैं तो न्यू एज अ न्यू कस्टमर बन के डील कर रहा था। फिर हमारा एक और दोस्त था, उसने भी किया, उसको भी रिप्लाई करने शुरू हो गए। मैंने कहा भाई चुप करके अली बाबा के कस्टमर केयर सेंटर है, वहां पर आप चैट ओपन करें, अपना केस ओपन करें, यकीन करें उस बंदे ने सिर्फ वहां पर ये लिखा है कि ये मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे, आप जाके अपने डेटाबेस से निकाल के मेरी चैट पढ़ लें। उन बंदों ने कोई बात नहीं की, ना आए ना उन्होंने कहा विद इन 5 मिनट सर आपको इसका रिप्लाई आ जाएगा। 5 मिनट से पहले पहले उस रोती हुई वो लड़की वापस है, लिटरली उसके सॉरी खत्म नहीं हो रहे थे कि सर वो पहुंच रहा है, सामान लेट हो गया था, इसलिए मैंने कहा आपसे क्या बात करूं, काइंडली ये ना करें, काइंडली ये ना करें, काइंडली उनको कह दें कि मेरी बात हो गई है, काइंडली आप उनको कहते हैं। अब आपको पता चल रहा है कि अली बाबा क्या चीज है। सो ये कोई छोटी चीज नहीं होती, ये वही बात आ जाती है ना कि ट्रेड इंश्योरेंस की गलती एक बंदा हमसे कर बैठा था अली बाबा के थ्रू, नहीं मिले उसको पैसे वापस। 2.5 लाख रुपए की इन्वेंट्री थी, इन्वेंट्री फंस गई। मैंने अली बाबा पे केस ओपन किया और हमें आकर कह रहा था जी मैंने चेक किया था, उसका इंश्योरेंस था, मैंने चेक किया था इंश्योरेंस। जब हमने चेक किया तो वो नहीं था। वही बात है, वो जूनियर था ना, गलती कहीं कर बैठा, अपने किसी दोस्त यार की बना रहा था, कंपनी की तो वो थी नहीं। हुआ क्या, बड़ी मुश्किल से 2 लाख रुपए वापस आए थे, 50,000 रुपए का लॉस उसको बेयर करना पड़ा। सो इसीलिए ये चीज़ें पूरी करना बड़ा ज़रूरी है। ये मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको साथ बताता हूँ कि और क्या चीज़ें हैं। अभी तो ये चीज़ें आपने पढ़ ली हैं, अभी हम प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल करने के बाद आपके साथ जो है इस पे और गपशप लगाते हैं, ठीक है। अहमद भाई, ये जो फ्राइट फॉरवर्डर्स होती है, इसमें हम नेगोशिएशन करते हैं हाँ या लेकिन सिर्फ इनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में? कर सकते हैं, लेकिन इनका एक मैं नेक्स्ट में मैं बताता हूँ। ये कॉल कटने लगी है, नेक्स्ट आए ना मैं बताता हूँ ठीक है, इसका जवाब देता हूँ। ठीक है।